खुशामदीद सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाती है और हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल हों या माशरती मसाइल हों, सियासी नौइयत के मामलात हों, अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए उनके ऊपर बात की जाए। सुबह का वक्त होता है और कोशिश यही होती है कि सबसे पहले जो दिन का आगाज़ हो वो हालात हाज़रा के साथ हो। इसको जानना और इसके ऊपर नज़र रखना बेहद ज़रूरी है और फ़ी ज़माना इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम जो काम है, वो जो दीगर आपके अमूर ज़िंदगी हैं, मामलात ज़िंदगी हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो ये इख्तियार कर चुका है। और ऐसा क्यों हुआ है, इसकी तो बहुत सारी वजूहात हैं, ताहम इससे ख़बरों से बाखबर रहना इस वक्त की ज़रूरत है। हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं। बहरहाल, माह मुबारक का सिलसिला शुरू हो चुका है और उसके साथ साथ हमारी जो मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर बात हो रही है और मसाइल में एक दफ़ा फिर इजाफ़ा हो चला है। और ये बड़ा अलमिया है कि माह मुबारक के आगाज़ के साथ ही, जो कि एक रहमतों और बरकतों का महीना समझा जाता है, उसमें हमें महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और इस तरह के जो दीगर मामलात हैं, समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल हैं, बीमारियां हैं, ये बढ़ जाती हैं। इसको कैसे दूर किया जाए, ये सबसे ज़्यादा अहम है। पहले तो इसको समझ लेना ज़रूरी है। अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए कोशिश करते हैं इन मामलात के ऊपर गुफ्तगू करें। कुछ जगह पे देखने में आया है कि दानिस्ता और कहीं पे नादानिस्ता इन तमाम मामलात का हम शिकार हो रहे हैं। या महंगाई जिसकी हम बात करते हैं, शब रोज़ तस्करा करते हैं कि क्यों इसमें इजाफ़ा हो चला है। बहुत सारे दुकानदारों से और सब्ज़ी फ़रोशों से, फल फ़रोशों से जब इस बारे में बात होती है वो क्यों माह मुबारक में कीमतें बढ़ाकर चीज़ें बेचते हैं और लोग जो है फिर इसका शिकार होते हैं और किसी के पास फिर कोई जवाब नहीं होता, तो आखिर ये ख़राबी जो है वो कहाँ से पैदा हो रही है? क्योंकि ज़िम्मेदार तो हम सब हैं, इस गुनाह में हम सब ज़िम्मेदार हैं, ये बढ़ती हुई महंगाई। और फिर मैं ये देखता हूँ, बड़ा ताज्जुब होता है कि लोग इसके बावजूद कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बारहा इस चीज़ का तस्करा हो रहा है बज़रिया सोशल मीडिया, टीवी प्रोग्राम्स के ज़रिए भी कि हम कहते आए हैं, साल हर साल ये बात करते आए हैं कि जब भी ये गिरां फरोशी होती है, जब महंगाई होती है, लोग ज़रूरत से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं, तो इन लोगों को इस तरह इनका रास्ता रोका जा सकता है कि आप इन चीज़ों को ख़रीदना तर्क करें। अब जब भी ये बात कही जाती है तो लोग हमेशा ये सवाल करते हैं कि अगर इनको तर्क कर देंगे तो फिर रोज़ा कैसे मुकम्मल होगा। और उसके साथ साथ फिर ये भी कहा जाता है कि जब अल्लाह ने हमें हैसियत दी है, हम ख़रीद सकते हैं तो क्यों ना ख़रीदें। बहरहाल इस तरह और बहुत सारे मामला हैं। तो मैं चाहता हूँ ये कि आप अपनी इस्लाह कर लें। वक्त मेरे पास कम है, मैं कोशिश करूँगा आगे अगर मौका मिला तो इसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू करूँ। मौजूद मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन के ज़रिए, डॉक्टर मोहम्मद शहबाज। उनको मैं खुशामदीद कहूँगा और उनसे फिर जारी सूरत हाल पे जो मुल्की है, सियासी और मौशी, उसके ऊपर गुफ्तगू करूँगा। तो डॉक्टर साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद शहबाज, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी, जैसा कि आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है, बहुत धीमी आ रही अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी आवाज़ जो है वो आप तक जो है वो पहुँच जाए सही तरीके से, और आवाज़ अगर बढ़ा दें। डॉक्टर साहब, अब आप मुझे सुन सकते हैं? जी, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा कोई भी। चलें, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको खुशामदीद कहूँगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अभी बात हो रही थी महंगाई के हवाले से, गिरा फरोशी के हवाले से, और बहैसियत मजमूई ये हमारा एक मिजाज बन चुका है। जब भी हम ये देखते हैं माह मुबारक आता है, इसके आगाज़ से कबल ही कीमतों में इजाफ़ा हो चला है, हो जाता है, और हर शख्स फिर इसके बारे में सवाल करता है कि आखिर इन सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी सूरत हाल है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू कीजिए, फिर दीगर मामलात और मौज़ूआत की तरफ आता हूँ। चाहूँगा ज़रा, क्योंकि माह मुबारक का आगाज़ हो चुका है, तो यहीं से क्यों ना गुफ्तगू का आगाज़ करें। जी। जी, यासर भाई बहुत शुक्रिया। बात ये है कि ज़िम्मेदार तो हम सारे ही हैं। जी। वो चाहे गवर्नमेंट लेवल पे हो, वो चाहे आप प्रोविंशियल लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, यूनियन काउंसिल लेवल पे हो या लोकल लेवल पे हो। जी। और उसमें मेरे ख़्याल में एज़ एन इंडिविजुअल मेरा अपना भी कसूर है। महँगाई जो है उसके ऊपर अगर मेरे ख्याल में बात करना बिल्कुल जो है ना वो यूज़लेस है। वजह ये है कि अब तो हमें ये पूछना चाहिए या ये देखना चाहिए कि हर हफ्ते महँगाई जो है किस तरह से बढ़ रही है। जी। देखो होता ये है कि एक हफ्ते में खबर आती है जी इस हफ्ते 7% महँगाई जो कम हुई, लेकिन साथ ही अगले वीक में ये खबर आती है कि महँगाई जो है 11 से 12% बढ़ गई है। जी। तो मेरे ख्याल में अब प्रायोरिटी जो है गवर्नमेंट की वो
है तो सही कि हम महंगाई को कम करें, लेकिन वो भी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स के अंदर या फोटो सेशन के अंदर रह जाती हैं, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जो मेरा ख्याल नहीं है। बिल्कुल ठीक आप है। कल से रमज़ान शरीफ शुरू हुआ है, होना तो ये चाहिए कि, बल्कि थोड़ा मैं कंपैरिजन का यूं करूंगा, जी, जी। आप वेस्ट में चले जाएं तो जब उनके पास इस तरह के हॉलीडेज आते हैं तो वो बकायदा ब्लैक फ्राइडे, वाइट फ्राइडे के नाम के ऊपर वो सब्सिडीज और कंसेशन और कह लें कि महंगाई जो है उसको कम करते हैं, चीज़ों के प्राइसेस कम करते हैं ताकि आम आदमी जो है वो भी इस चीज़ से इंजॉय कर सके। बिल्कुल। हमारे यहाँ चीज़ें उलट हैं, हम ये समझते हैं कि ठीक है, कहने को तो रमज़ान शरीफ जो है बरकतों, फजलों वाला, फजीलात वाला महीना है और इसके अंदर हम मुसलमानों को नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए ताकि हम इस महीने की जो फजीलत है उसका भरपूर फ़ायदा उठा सके। लेकिन बिल्कुल मेरे ठीक ख्याल में हम शायद ये समझते हैं कि चूंकि जो कमाई हमें पिछले 11 महीनों में नहीं हुई, वो है। हमें जी। इस महीने में होगी, और हम भरपूर चीज़ों की क्वालिटी को भी गिराते हैं और हुँ, प्राइसेस जो उसको अपनी मन मर्जी से तय करते हैं। वजह उसकी शायद ये है कि पाकिस्तान के अंदर कभी वो प्राइस कंट्रोल कमेटियां काम करती थी, वो मेरे हमने कमेटियां इनफेक्टिव हो गई हैं। बिल्कुल तो ठीक है। इस वजह से चूंकि वही जो पुरानी बात हम करते आ रहे हैं, कई दफ़ा टीवी प्रोग्राम के अंदर आपके साथ मैंने बात की है, हुँ, गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं हमारे वो वीक हैं, उस वजह से ये चीज़ें सारी जो हैं और ये चीज़ों की प्राइसेस जो बढ़ रही हैं डे बाई डे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, अब मैं ज़रा मुल्क की मौशी सूरत हाल की तरफ आना चाहूँगा। और अब आईएमएफ के प्लान में जाने की बातें हो रही हैं, और एक दफ़ा फिर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, और महज $1.1 बिलियन के लिए फिर जो कुछ होगा वो हम सब के सामने है। अब बार 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 ये सवाल किया जाता है, बारहा ये बात होती है, क्या हम मुतहम्मिल हो सकते हैं मज़ीद इक़्तिसादी पाबंदियों के? और जब इस नहज तक लोग पहुंच चुके हों, कि मैं किस किस का तस्करा करूं, यहाँ पे लोग अब जो दो वक्त की जो रोटी है उससे भी महरूम हो गए, तो क्या मज़ीद हम मुतामिल हो सकेंगे? क्योंकि इसके अलावा तो कोई रास्ता है नहीं कि हम मज़ीद महंगाई जो है वो बढ़ाएं और फिर ये जो किस्त है इसको हम हासिल कर लें। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर एक तबसरा कीजिए कि इसका तकाबली जायज़ा लीजिए कि इसका क्या नतीजा निकलने वाला है इस प्लान में जाने के बाद, और फिर अगला सवाल ये होगा कि इस सूरत हाल से कैसे बाहर आ सकेंगे, ये ज़रा फरमाइएगा। जी, उसमें ऐसा भी देखें, आईएमएफ के पास तो जाना होगा, आपको देर करेंगे तो नुकसान होगा। ठीक है। पीछे भी अगर पीटीआई गवर्नमेंट देखें तो उसमें भी उन्होंने कहा जी हमें आईएमएफ के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमारे लोकल सोर्स हैं तो उसी से हम तरक्की की राह पे चलेंगे, लेकिन फिर देखें आखिर में आके हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ा। जी। और उसके बाद फिर आपकी ये जो 16 माह की गवर्नमेंट थी उसमें इसाक डार साहब ने कहा जी नहीं, हमारे पास प्लान बी भी है। हुँ। वो प्लान बी अभी तक मुझे तो कहीं नजर नहीं आया, कहीं आपको पता हो तो मुझे बता दीजिएगा। जी। लेकिन इस अनाउंसमेंट से आप देखें कि आईएमएफ ने कितना टफ शराइत के ऊपर हमें कर्जा दिया, जी। और उसके बाद आप देखें ये स्टैंड बाई अरेंजमेंट का जो मायदा है उसके हुँ। साथ रहते हुए ये कॉन्सिक्वेंसेज जो महंगाई के, ये तो बेयर करने पड़ेंगे आपको। जी। अब ये है कि अब जितना जल्दी जो वो आईएमएफ के पास चले जाएंगे, मेरे में चीजें उतनी जल्दी आसान हो जाएंगी। हुँ। और दूसरी बात ये है कि महंगाई तो देखें, आईएमएफ ये तो नहीं कहता कि चीजें महंगी करते हैं, आईएमएफ तो आपको ये कह रहा है कि आपके हुँ। जो अखराजात हैं उनको कम करें, बिल्कुल आमदन के सही। मुताबिक अखराजात करें, ताकि जो आपका डेफिसिट है वो हुँ। आपका कवर हो। बाकी जो लोकल लेवल पे चीजें हैं, ये मुल्क के अंदर चीजें हैं, ये तो मुल्क की जो इंतजामिया है इसने ठीक करनी है। अब जी। आईएमएफ आपको ये तो नहीं कहता कि चीजों की ज़ख़ीराबंदी कर लें। आईएमएफ को ये भी नहीं कहता आपको कि रमजान शरीफ के अंदर जो लो क्वालिटी चीजें हैं उनको हाई प्राइस के ऊपर बेचें। तो आईएमएफ जो है उसका कह लेंगे जो जो एजेंडा है वो डिफरेंट है। बाकी जो लोकल लेवल पे इंतजामिया है ये सारे काम उसके हैं। हाँ, हुँ। हम ये जो इक़्तिसादी तरक्की की बात कर रहे हैं या जो मैं प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उससे हम निकल सकते हैं। देखें, हम जब तक अपना जो पोटेंशियल है उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तब जी। तक हम, मेरा नहीं ख्याल, किसी भी पॉइंट के ऊपर आके ठहरेंगे। ये हमें, हमारी डिपेंडेंसी रहेगी आईएमएफ के ऊपर। बिल्कुल फॉर ठीक है। एग्जांपल, आपने अभी जो 22% आपका इंटरेस्ट रेट है, हुँ। इस 22% इंटरेस्ट रेट के ऊपर मुझे बताएं, अगर मैं आपको ही ऑफर करूं तो हुँ। क्या आप इन्वेस्टमेंट करेंगे? और अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपने सबसे पहले अपना रिटर्न देखना है, और जब कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा हो तो बिल्कुल। मुझे बताइए कल को जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी उसका क्या हाल होगा, और फिर जो चीज एंड यूजर तक पहुंचेगी हुँ। उसकी प्राइस जो है वो कहाँ पे ठहरेगी जाके। आप एक बिल्कुल, बिल्कुल। एग्रेरियन कंट्री हैं, आप धड़ाधड़ जो है आप हाउसिंग स्कीम जो है वो आप चलाए जा रहे हैं बगैर किसी लीगल इम्प्लीमेंटेशन के, बगैर किसी अप्रूवल के। हुँ। तो मुझे बताएं कि जब सारी जमीन के ऊपर आप घर ही बना देंगे, कल को काश्त क्या करेंगे, कल को खाएंगे क्या, और कहाँ से बिल्कुल आएगा ठीक। वो? तो बिल्कुल हमें ठीक। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इसके ऊपर हमें नजरसानी करनी होगी। और जब तक हम ये नजरसानी नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि अब आईएमएफ के पास बेशक 10 प्रोग्राम और भी ले लें, हुँ। महंगाई अगर आप इसको उसके साथ जोड़ रहे हैं कि आईएमएफ के पास हम जा रहे हैं तो उसके जाने के बाद हमारी महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, हुँ। ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो इससे हम कैसे फिर ठीक करेंगे? और सवाल ये पैदा होता है कि अब जो नई हुकूमत है उसके ऊपर फिर ज़िम्मेदारियाँ हैं, और क्या मुशी प्लान होना चाहिए? डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं? क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया है, ज़रात को नज़रअंदाज किया, आज इस नहज तक हम पहुँच चुके हैं कि हमें बेसिक कमोडिटीज़ भी इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं,
और इसके अलावा भी जो सूरत हाल है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। और अब एक मसला आगे चल के जो होगा, जिसकी काफ़ी देर से निशानदही की जा रही है, वो आपके जो आबी वसाइल हैं वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। तो आने वाले वक्तों में आपको मज़ीद जो है वो चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। कैसे नबर्द आज़मा होंगे, सवाल आपसे ये है। जी, सबसे पहले मेरे ख्याल में पाकिस्तान को चाहिए कि जो हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान पॉपुलेशन डिविडेंड जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्डन फेज से गुजर रहा है। तो मैं जी असल में यूथ की बात कर रहा हूँ जी कि जी। आपकी पॉपुलेशन के अंदर मोर देन 50% जो पोर्शन है वो यूथ का है। बिल्कुल। इस यूथ को जो है हमें, मेरा ख्याल है कि किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, वो जो हाली क्वालिफाइड लोग हैं उनके लिए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमें जॉब्स की तलाश करनी चाहिए। और वो जो आपके इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट्स हैं उनको ट्रेनिंग दें डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो डिमांड्स हैं, जॉब्स की डिमांड है उसके मुताबिक। फॉर बिल्कुल। एग्जांपल जर्मनी के अंदर जॉब की डिमांड क्या है उसके मुताबिक हमें अपने ये जो यूथ है उसको तैयार करना चाहिए। हम्म। बाकायदा मेरे ख्याल में लैंग्वेज कोर्सेज भी करवाने चाहिए, क्योंकि सबसे पहले होता है कि जब आप किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाते हैं जहाँ इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज नहीं है तो आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम आते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल आपके खड़े हो जाते हैं। अब जी। जैसे जापान के अंदर डिमांड है लेबर की, तो उसके मुताबिक हमें अपना नौजवान जो उसको ट्रेन करना चाहिए। हम्म। तो ये जो आपका ग्रेजुएट लेवल का या आपका जो इंटरमीडिएट लेवल का नौजवान उसको ट्रेन करें, उसके बाद नीचे आप आ जाएं आपका जो अनस्किल्ड लेबर है। तो मैं ये समझता हूँ कि अनस्किल्ड लेबर को भी वोकेशनल इंस्टीट्यूट से आपके वहां से ट्रेनिंग दिलवा के तो हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इस पोर्शन को हमें एक्सपोर्ट करके फॉरेन जरूर कमाना चाहिए। ठीक। और जब अगर हमने ये भी जो कह लें कि जो हमारे पास एक गोल्डन फेज है इसको भी हमने बातों के अंदर ही खत्म कर दिया, हम्म। तो फिर तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे पास पॉपुलेशन यूथ जो है जिसको पोटेंशियल मैं कह रहा हूँ, ये फिर हम्म। हमारे पास बम बन जाएगा और उसके बाद आपको पता है सूरत क्या होगी। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि हम अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम कर क्या सकते हैं कि हम जो जितनी टोटल जो मेरा समझता हूँ जो मेरे एस्टिमेट्स हैं ये बता रहे हैं कि 10 to 13% हम जो पूरे मुल्क की लैंड है उसके ऊपर हम काश्तकारी करते हैं। जी। तो इसका मतलब ये है कि हमें चाहिए कि हम कुछ ऐसी लैंड भी तैयार करें जिसको कल्टीवेबल बनाया जा सके, हम्म। बजाय इसके जो जरखेज जमीनें हैं वहां पे हम घर बनाते जाएं। हम्म। और घरों के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल में अब हमें जो है वो हाई राइज बिल्डिंग की तरफ जाना चाहिए। हम्म। हम आज इन कल हमें मूव करना होगा, लेकिन बेहतर ये है कि हम वक्त से पहले वो चीजों को प्लान करके मूव करें ताकि जो आपकी जरखेज जमीन है कम से कम उसको तो बचाया जा सके। बिल्कुल ठीक है। और ये हुकूमत की तरजीहात में ये चीज़ होनी चाहिए और एक लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा होना चाहिए। अब प्लानिंग, और आपके पास बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं, ताहम ये चीज़ कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। हमारी पॉलिसीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कन्फ्रंटेशन हमें नज़र आती है। बहरहाल इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मौजूद मेहमान जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ज़रिए मौजूद थे और उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे मुल्क की इस वक्त जो मौशी सूरत हाल है और साथ साथ सियासी सूरत हाल के हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो समझना हमारे लिए मुश्किल है वो ये कि क्या जो पाकिस्तान के इस वक्त मौशी हालात हैं इसमें कोई क्योंकि कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं है जो मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार हो फैसले करने में और कानून साजी करने में, तो ये कोई लॉन्ग टर्म प्लान ऐसा वज़ा कर सकते हैं जिसमें मुल्क की मौशी तरक्की के लिए कोई समत का तयन हो सके। और ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, बार बार ये सवाल हर किसी से मैं ये करता हूँ कि जब तक हमारे पास, जब हमने देखा इस दफ़ा जो आम इंतखाबात हुए, किसी भी हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। अब ये जितने भी मसाइल हैं जिसमें इदारों की निजकारी का मामला मसला है, इसमें सर्कुलर डेट का मसला है, इसमें और जो दीगर माहदे हैं उनका मसला है, कैसे ये हल होगा, ये बड़ा एक आम सवाल है। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर मुख्तसरन बात हो कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है और क्या वाक़तन हुकूमतें तमाम पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं वो बैठ कर ये फ़ैसला कर सकती हैं कि कैसे इनको ठीक किया जाएगा। ज़रा मैं चाहूँगा इस पर बात हो। जी जी, इसको मेरे ख्याल में याद साहब देखिए ना, ये कॉपी है जो 16 महीने की गवर्नमेंट थी पीडीएम की उसकी। जी जी उसमें आप देखिए जितने फैसले इनके हुए थे वो आपके सामने है, जितना महंगाई कंट्रोल हुई थी वो आपके सामने है, जितने जी जी। मुआशी मसाइल जो थे उनके हाल की तरफ ये लोग बढ़े थे वो भी आपके सामने है। बिल्कुल। असल में बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारी सियासी जमातें आज भी जो है वो इस बात के ऊपर हैं कि जी मुझे दूसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बनना है, जी मुझे दूसरी दफा प्रेसिडेंट बनना है, जी मुझे चौथी बिल्कुल दफा ऐसा ही है। प्राइम मिनिस्टर बनना है। वो चीजें उसी तरफ हैं।
अभी मैं समझता हूँ कि ये जो सूरत जहाँ पे पहुंच चुकी है पाकिस्तान की मुआशी, इन जमातों को अब इकट्ठा होना होगा और इकट्ठे होके इनको मुल्की मामला जो है उनका जो सोल्यूशन है उसको साथ जोड़ के तलाश करना होगा। बिल्कुल क्योंकि ठीक। वजह ये है कि अगर ये नहीं करते तो सिचुएशन मैं समझता हूँ बीइंग एन इकोनॉमिस्ट के इनके हाथ से निकल जाएगी। हम्म। और मैं अभी भी दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला इनके ज़हनों में ये चीज़ डाले, बजाय इसके कि ये ऐलान करें कि मैं प्रेसिडेंट हूँ तो मैं तनख्वाह नहीं लूंगा। हम्म। बेहतर ये के साथ ये भी कहें कि भाई साहब जो बाकी मराहत है ना, हम्म। मैं वो भी नहीं लूंगा, ताकि कुछ जो पैसा जाया पाकिस्तान का हो रहा है वो सेव हो और उसको किसी लोगों की जो फलाह बहबूद है उसके ऊपर इस्तेमाल किया जाए। अल्लाह करे ये जो ऐलान करते हैं कि मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, अल्लाह करे ये भी ऐलान करे कि हमने सारी जमातों ने मिलकर 30 साल का पाकिस्तान का प्लान बना दिया है हम्म। और हमने ये तय कर लिया है कि इन 30 सालों में कोई भी हुकूमत आए लेकिन हम इस मुआशी प्लान को नहीं छेड़ेंगे। अगर कोई बंदा जानबूझ के मुआशी प्लान के अंदर दखल करने की कोशिश करता है तो उसको कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दी जाएगी। अल्लाह करे ये कुछ इस तरह का करें, वरना तो आप देखें ना, आप खुद कह रहे हैं कि महंगाई जो है वो बल्कि कंट्रोल से बाहर है। इसका मतलब ये हुआ कि महंगाई अगर कंट्रोल से बाहर है तो लोग जो है उनकी पहुंच से चीजें बाहर हो रही हैं, लोगों को पर सर्वाइवल का मसला पड़ जाएगा। सर्वाइवल का जब मसला होगा तो आप देखिए सिचुएशन अनार्की की तरफ चली जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि अब ये थोड़ा सा इनको चीज का इदराक हो चुका है, तो कुछ ना कुछ ये है, ये मुल्क की जो मुआशी मसाइल है उनकी तरफ ये तवज्जो देंगे और मुल्क को मेरे ख्याल में, जो मैं कह रहा हूँ अल्लाह करे ऐसा हो, जी। ये तरक्की के राह के ऊपर गामजन करेंगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, अब ये बताइए कि हमारे यहाँ एक सिलसिला है कि क़यासराइयाँ कभी ख़त्म नहीं होती, और बड़ी बदकिस्मती है कि एक महज सियासी जमात उसने इसमें बड़ा काम किया है कि ये लोगों के अंदर बड़ी बदगुमानी पैदा की है। और मौशी हवाले से हम कल भी इस हवाले से बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बदगुमानी लोगों में पाई जाती है। इस ख्याल को कैसे चेंज किया जाएगा, क्योंकि कोई भी हुकूमत है उसके लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये जो ख़ास तौर पे नई जो नौजवान नस्ल है, इसको जो गुमराह किया गया है, जिस तरह से इनको बदजन किया गया है मुल्क से, ये कैसे दुरुस्त होगा। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा मायूसी पाई जा रही है, और उसकी वजह यह है कि एक बाकायदा मुनज़्ज़म साजिश के तहत और एक सियासी जमात तो मैं उसको नहीं कहता, अब तो खैर नाम भी नहीं है और कुछ भी उनके पास नहीं है, तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है कि नौजवान नस्ल के अंदर बदगुमानी पैदा की जाए और लोगों को इस मुल्क से दूर किया जाए और इस हद तक मायूस कर दिया जाए कि वो ये सोचने पे मजबूर हैं कि हमें यहाँ पर अब रहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी सूरत में क्या किया जाए, ज़रा ये तो फरमाइए। देखें, जो सियासी जमात जिसकी बात कर रहे हैं, साबका पीटीआई की आप बात कर रहे हैं, इसमें जी। बिल्कुल बात ठीक है। और आप ये भी देखें कि हमें बेसिकली नौजवान नस्ल जो है उसको एक्शंस के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, बजाय कि वो सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियो वायरल जो होती बहुत हैं खूब। उसके ऊपर तवज्जो दें। देखें, मेरे पीछे तो एक बंदे से बात हो रही थी, वो गवर्नमेंट में जॉब कर रहा था। मैंने उनको समझा रहा था, भाई बात ये है, आप गवर्नमेंट के बंदे हैं, गवर्नमेंट की जॉब आप कर रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल फॉर ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हमारी वो मरियम नवाज साहबा हैं, वो कहती है वो चोरी की हुकूमत है, बुला, मैं कहा वो चोरी की हुकूमत से आई हैं या वो करप्ट है, कुछ भी है, नो शी इज अवर सीएम। तो बिल्कुल हमें अपने सीएम जो है उसकी इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है लेकिन आपने। नहीं, वो जिस तरह से मैं गवर्नमेंट जो है वो, ये पढ़ा लिखा बंदा बात कर रहा है, जी तो जी। मुझे बजाय इसके कि वो अपनी इस बात पर नदामत हो, तो मुझे कह रही है कि सर देखें, हमें तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि आप जैसा पढ़ा लिखा बंदा जो है वो ये बात कर रहा है। अब बताइए। मसला ये है कि जब आप इनको समझाना शुरू करते हैं, तो जब इनके पास कोई बात का जवाब बनाओ तो ये दूसरी बात शुरू कर देते ऐसा ही हैं। है, बिल्कुल आप आपने वजह दूसरी फरमाई। बात को कवर करें तो उसका जब इनके पास जवाब था, ये तीसरी बात शुरू कर देते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि हमें थोड़ी सी जो ब्रेन ट्रेनिंग है वो लोगों की करनी चाहिए। और जिस तरह सोशल मीडिया के थ्रू इन्होंने लोगों का ब्रेन वॉश किया है, तो आप उसके अपोजिट चल के उनकी ब्रेन ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो सियासी जमात अब समझते हैं, अच्छा मुझे कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो मुल्की मिसाइल हल कर सकते हैं, तो मैं जो 3.5 साल में आपने किया जी, वो हमें आर्मी ने काम नहीं करने दिया। अरे भाई, तो वो आपको पता है कि सेटअप जिस तरह का है, उस सेटअप के अंदर रह के आपने परफॉर्म करना है। बिल्कुल। आप मतलब कि आपका अपना गंद जो है उसको उछाल के आप आर्मी को डाल देते हैं। आर्मी मेरी भी है, मेरी भी उतनी है, आर्मी आपकी भी उतनी है, हमें आर्मी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और मैं दिल से इस बात की कदर करता हूँ। मसला ये है कि वो जो आपको मैंने कहा ना कि वो ब्रेन ट्रेनिंग जो है इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जो फैक्ट्स हैं 3.5 सालों में इन हुकूमत की परफॉर्मेंस के थे वो बाहर निकालें ताकि लोगों को पता चले। और मैं आपसे ये बात जो कर रहा था पहले भी कि ये वही यूथ है जिसकी मैं एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ कि इनको ट्रेन करके इनको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जॉब है वो तलाश करें, वहां इनको एक्सपोर्ट करें, वहां से फॉरेन रिजर्व कमाएं आप। और अगर हमने ये ना किया तो देखें, आप तो खुद कह रहे हैं कि हमारी जो यूथ है वो अपने रास्ते से हट चुकी है। जब ये रास्ते से हट चुकी है तो फिर जारी बात तबाही होगी। अब दूसरी बात जो है यूथ के जहन में ये बड़ी बात है कि बाहर जाएंगे तो बाहर दूध की नहरें जो बहना शुरू हो जाएंगी, तो वहां से हम अपने घर की तरफ एक दूध की नहर जो उसका रुख मोड़ लेंगे। मेरा तकरीबन 8 से 9 साल का तजर्बा है, मैं कंटिन्यूस बाहर जॉब कर रहा हूँ, मुझे पता है, यकीन करें
हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक महंगा मुल्क है, मैं आज भी कंपेयर करता हूँ जब बाकी ममालिक से, तो मुझे आज भी अपना मुल्क जो है जन्नत से कम नहीं लगता। बिल्कुल मुझे ठीक। लगता है कि मेरा मुल्क अभी भी बड़ा सस्ता है। हाँ, जो एक तो चीजें हैं कि यहाँ चूंकि हमें आदत है ना कि सुबह हम 8 बजे घर से निकलें, जॉब पे जाएं, हाजिरी का घर वापस आ जाएं, जी। तो हमें 2-2 3-3 नौकरियां करने की आदत नहीं है। बिल्कुल बाहर सही। लोग 2-2 3-3 नौकरियां करते हैं, इस तरह से लोग अपने को सर्वाइव कर रहे हैं। हम्म। भाई यहाँ तो एक बंदा घर का काम कर रहा है, बाकी सारे उसके ऊपर डिपेंडेंट और सारे बैठ के खा रहे हैं। बिल्कुल। तो बजाय कि हम मुल्क को बुरा कहें, बेहतर ये है कि हम ये सोचें कि भाई हम इस मुल्क की फलाह बहबूद के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन कैसे डाल सकते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। बड़ी अच्छी डॉक्टर साहब आपने बात की। ये वक्त की ज़रूरत है कि इस तरह की बात की जाए, और आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि जो इस वक्त हालात हैं और जिस तरह ख़ास तौर पे पढ़े लिखे लोग भी अब जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, वो वाक़तन हमारे लिए तशवीश का बायस है। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ। अब ये प्राइवेट सेक्टर का जो रोल होता है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बड़ा अहम होता है। हमारे यहाँ जिस किस्म की रेगुलेशंस हैं, जिस तरह के कवानीन हैं, बहुत ज़्यादा पेचीदा होते चले जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर की ग्रो करने के लिए बहुत सारी बीच में हाल रुकावटें हैं। कैसे इसको दूर किया जाए ताकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो, और रोज़गार के लिए मौक़े भी बनते जाएं, इंडस्ट्री भी ग्रो करे? ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है? इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? जी, उसमें यासर भाई बात ये है, जितना मेरा बाहर का एक्सपीरियंस है, मैं बाहर मतलब प्राइवेट सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मिला हूँ। मैं जी। एक्सपर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, मैं सेठ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा। जी। तो वो सारे लोग जो हैं, अब सपोज करें कोई बंदा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो वो अपने उस शोबे के अंदर उसने अच्छा खासा काम किया, तब उसको हम एक्सपर्ट मानते हैं। तो केमिकल इंजीनियर है, उसने अपने शोबे के अंदर काम किया। हमारे यहाँ बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर उसके अंदर सेठ कल्चर आ जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले ये सेठ कल्चर को खत्म करना होगा, और अगर सेठ कल्चर को आप खत्म नहीं करें तो कम से कम सेठ को आप एजुकेट जरूर कर सकते हैं। जी। जब तक आप सेठ को एजुकेट नहीं करेंगे, आपका जो प्राइवेट सेक्टर है वो मुल्की जरूरियात जो है उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा और प्रोडक्शन नहीं होगी। बिल्कुल अब ठीक है। हमारा मसला ये कि हमारा जो सेठ कल्चर है वो ये चाहता है कि हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, और वो भी शॉर्ट टर्म। आप मुल्क के अंदर दो तरह के मंसूबे होते हैं, एक आपके शॉर्ट टर्म मंसूबे होते हैं, एक आपके लॉन्ग टर्म आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो होता है उसमें चले प्रॉफिट होता है, लेकिन थोड़ा सा विद पैसे ऑफ टाइम आपको आता है। तो ये जो हमारा सेठ कल्चर, ये हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, इनको चाहिए कि शॉर्ट टर्म जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी इन्वेस्ट करें, और जो आपके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट करें। इसी तरह से मुल्क की जो नौजवान है उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो ओपन होंगी। लेकिन बिल्कुल अगर हम ठीक। सिर्फ यही सोचें कि इस मुल्क ने हमें दिया क्या है, हम तो जनाब वो बड़े मायूस, हमें चाहिए कि हम सारा इन्वेस्टमेंट बाहर लेके चले जाएं, हमें चाहिए कि हम सारा इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश लेके चले जाएं, सऊदीया लेके चले जाएं, या किसी और मुल्क में लेके चले जाएं, जी। तो फिर तो सिचुएशन आपके सामने ही है। तो मेरा ख्याल है कि हमें लॉयल्टी का अंसर जो है ना वो ये जगाना चाहिए, ये सोच के कि गो के अभी हालात ठीक नहीं है, लेकिन इस मुल्क ने हमें आज़ाद फजा दी, इस मुल्क ने हमें आज़ाद जिंदगी दी, इस जी। मुल्क ने हमें आज़ाद सांस दी। तो आज मुल्क चूंकि क्राइसिस का शिकार है, तो हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क को इस क्राइसिस से कैसे निकालें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, अब मूविंग फॉरवर्ड थोड़ी सी बात होगी एजुकेशन के हवाले से। कैसे लिटरेसी को बढ़ाया जाए और वाक़तन ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसके अंदर रिफॉर्म्स को लाया जाए? बातें, पॉलिसीज़ तो हमने माजी में भी सुनी हैं, बट यहाँ पे तो वॉर फुटिंग के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। वो चीज़ हमने अभी तक नहीं देखी कि वो मटीरियलाइज़ हुई हो। क्या ये समझा जाए कि ये जितनी भी हुकूमतें हैं उनकी तरजीहात में शामिल नहीं है कि सेहत और तालीम के ऊपर काम किया जाए? अच्छा, एक तो तालीम का एक फ़ैक्टर हो गया, और सेहत के हवाले से जब हम बात करते हैं कि उसमें भी जो ड्रिवन फैक्टर है वो ये है कि जनाब हस्पताल बना दिया जाए सेहत के हवाले से अगर आपने कोई काम करना है। क्या ये वाक़तन इस तरह मामला हल किए जा सकते हैं? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर भी आप कमेंट देखिए, करें। उसमें मसला वही आता भाई, वही बात आ गई ना कि हमारी जो कौम है या जो हमारे लोग हैं, इनको एजुकेट करने की जरूरत है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं वालदा जी। साहब के साथ अभी हॉस्पिटल में आया हूँ। बिल्कुल। तो मैंने सुबह वालदा साहब की पट्टी की है, तो मैंने उनसे पूछा जी आपकी मेडिसिन, कहते हैं वो तो कल की खत्म हो गई है। मैं कहा माँ जी आपने मुझे बताया ही नहीं है। जी। कहते बस ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं कहा आज ऐसा करूँ, डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ, आपके पाँव को एक्सरे कराऊँ, उनके पाँव में कील लग गया है। जी। तो चलो डॉक्टर से हम उसके मुताबिक वो मेडिसिन लेते हैं। वो कहते पुत्र ठीक हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं, ये हमारे साथ एक कस्बा चौक, तुम उधर चले जाते हैं। मैं कहा माँ जी उसने डॉक्टर ने कहा था कि इससे पहले जो मेडिसिन लेकर इस्तेमाल करते हैं ना, वो मेडिसिन आपके इस जख्म के लिए नहीं थी। बिल्कुल। इसका मतलब है कि मैं आप डी ट्रैक हो गए हैं, जी। तो आप हॉस्पिटल चलें। तो मैं एक बेटा हूं, तो मैं अपनी माँ को समझा बुझा के इतनी मुश्किल से हॉस्पिटल लेके आया हूँ। इससे आप अंदाजा कर लें कि बाकी कौम जो है उसकी अपनी सेहत के बारे में प्रायोरिटी क्या होगी। बिल्कुल तो सही। सबसे पहले ये कि हमें ये समझना चाहिए कि सेहत है तो सब कुछ है, बहुत खूब, जिंदगी बहुत है खूब। तो सारा कुछ है। तो बिल्कुल। जब हम ही नहीं समझेंगे तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने इस चीज को क्या अहमियत देनी है। जी। अब आ जाते हैं दूसरे एजुकेशन की तरफ। आप यकीन करें, यहाँ देहात में या शहरों में आके मिले लोग ये कहते हैं बेटा छोड़ दो। मेरे पास एक लड़का है जो मेरा ये काम करता है 20 लाख का, वो अच्छा खासा स्टूडेंट है, पढ़ने वाला बच्चा, सुभान नाम है उसका। जी।
उसके वाला साहब ने एक बीघा जमीन थी वो बेच के उसको जापान भेज रहे हैं। अच्छा खासा पढ़ने वाला बच्चा था। जी। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है कि बेटा तुम पढ़ोगे, तुम मास्टर करोगे, तुम MIT करोगे, तुम आगे PhD करोगे तो 20-30 साल लग जाएंगे। तो तुम्हें हम ऐसा करें, जमीन का जो एकड़ है उसको बेच के हम तुम्हें बाहर भेजते हैं, तो हम 8-10 सालों में सेटल हो जाएंगे। तो बिल्कुल हमें सही। ये भी माइंडसेट जो है लोगों का चेंज करना होगा। तो बिल्कुल। हमें, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को सबसे पहले ये चाहिए कौम को एजुकेट करें, सेहत की अहमियत क्या है और एजुकेशन की अहमियत क्या है। बिल्कुल बाकी तो ठीक है। हॉस्पिटल आप जितने मर्जी बनाते जाएं, जब तक आपको इन चीजों की सिग्निफिकेंस का नहीं पता होगा तो क्या वो जो हॉस्पिटल आप बनाएंगे उसकी इफेक्टिविटी बिल्कुल ऐसे ही होगी जैसे होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और क्योंकि एजुकेशन नहीं है तो ज़ाहिर है वो अवेयरनेस भी नहीं है। अब ये गवर्नमेंट के प्लान में ये चीज़ शामिल होना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ ये, डॉक्टर साहब आपने बाहर रहे बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, बहुत सारी चीज़ें आपने एग्ज़ामिन की। ये जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है इसको बड़ा सीरियसली टेकअप किया जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को बड़ा सीरियसली टेकअप किया जा रहा है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बड़ा काम हो रहा है। हमारे यहाँ तो शायद हम अभी उस लेवल पर नहीं है कि इनके ऊपर बात कर सकें या इसके बारे में कुछ कहा जा सके। हमने वजारतें तो बना दी हैं, ताहम काम होता हुआ कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा। इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर भी बात हो। देखिए जी, इसकी इंपॉर्टेंस का आप अंदाजा इस तरह से लगाएं कि आप, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो मौसमियाती तब्दीलियों का सबसे बड़ा विक्टिम है। जी। पिछले साल आपके सैलाब आए तो कम से कम 20 से 30 अरब डॉलर का आपका नुकसान हो गया। जी। 6-6 अरब डॉलर के लिए आप पूरे का पूरा मुल्क जो ग्रहण रख देते हैं किसके पास? IMF के पास। जी। ठीक है। अब इसकी अमीर का अंदाजा लगाएं, जर्मन के अंदर 1980 से एक पार्टी बनी है, उसका नाम है ग्रीन पार्टी। जी। जी। अब वो ग्रीन पार्टी जो है लोगों के दरमियान वो जो इन्वायरमेंट है उसकी अहमियत उजागर करती रही है। अब वो ग्रीन पार्टी, ये जो गवर्नमेंट उनकी चल रही है जर्मन की, उसमें इत्तेहादी पार्टी है। तो अब उन्होंने किया क्या है जनाब के, उन्होंने जो इन्वायरमेंट और ये पोल्यूशन और ये जो वेस्ट मैनेजमेंट, इसको उन्होंने प्राइमरी सतह से लेकर यूनिवर्सिटी तक उन्होंने निसाब का हिस्सा बनाया है। बिल्कुल अब ठीक है। मुझे ये बताइए कि जब ये चीजें निसाब का हिस्सा होंगी तो मुझे या आपको, अगर हम वहां पढ़ रहे हैं तो चाहते और ना चाहते हुए जी। हमें उसके बारे में जानना होगा। और बिल्कुल जब ठीक हम है। उसके बारे में जानेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि माहौल को साफ रखना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माहौल साफ होगा तो आपकी जिंदगी जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसे कहते हैं वो आपकी बढ़ेगी। बिल्कुल तो ठीक है। ये चीजें तो इतनी इंपॉर्टेंट है सर। दूसरी बात अब ये है कि अब देखें हो क्या रहा है, इस मौसमी तब्दीली की वजह से बेवक्त बारिशें हो रही हैं, बेवक्त सैलाब आ रहे हैं। जी। आपका गर्मी का मौसम ज्यादा लंबा होता जा रहा है, आपका सर्दी का मौसम वो ज्यादा, कहीं ज्यादा सुकड़ रहा है, कहीं वो बढ़ रहा है। तो जब बेवक्त बारिश होगी तो उससे उससे उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा, आपकी जो फसल है उसकी पैदावार में कमी होगी। जी। और जब ये प्रोडक्शन आपकी कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी मुआशियत जो है उसको ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो बिल्कुल मेरे सही। ख्याल में तो इसको यूं कहना चाहिए कि मौसमी तब्दीली जो है इसका और आपकी जो GDP ग्रोथ है, इन दोनों का चोली दामन का साथ है। बिल्कुल ऐसा ही जब तक हम मौसमी तब्दीलियों को कंट्रोल नहीं करेंगे या उसके मुताबिक हम दखल साजी मुहिम जो उसको तेज नहीं करेंगे, जंगलात को नहीं बढ़ाएंगे, तो ये आने वाले वक्त के अंदर मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर फूड क्राइसिस जो उसका मसला मुझे नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। ये बहुत सारे इस फोरम्स के ऊपर ये बात हो रही है। पाकिस्तान में तो शायद अभी इतना ना हो। ये फूड सिक्योरिटी के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड ये सबसे बड़ा मसला होगा, जिसकी अभी आपने निशानदेही की है। जो लास्ट क्लैमिटी आई है जिसके बाद हमने जो है, आपने जैसे बताया कि रफली अराउंड $20 बिलियन का जो है हमें नुकसान हुआ है। हमारे पास तो सही एस्टिमेशन भी इसलिए नहीं है क्योंकि ना हमारे पास पॉपुलेशन का सेंसस सही है, ना हमारे पास और दीगर डाटा मौजूद है। तो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट है। अब ये आने वाले वक्तों में डॉक्टर साहब, जैसे भी आपने बताया कि ये लॉसेस अगर इनकर्ड होंगे तो फिर आपको बहुत सीरियस डैमेज लगेगा। तो हमने तो इसके ऊपर अभी तक कोई काम ऐसा नहीं किया, और अभी भी हमने देखा ये सारे जो पॉलिटिकल टर्मोइल एक रहा, उसके बाद ये इलेक्शन हुआ, उसके बाद एक दोबारा से गवर्नमेंट फॉर्म हुई, यहाँ पर कहीं पे भी इस हवाले से जो है वो बात नहीं की गई। सरसरी तौर पे तो बयानात दिए गए हैं। हो सकता है कोई स्पेशल फ़ंड या कोई फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से कोई वो बना दिया गया और रडार में आ जाए कि उससे पैसे आगे ले लेंगे अगर कोई क्लैमिटी आएगी, लेकिन कोई कॉन्क्रीट हमारे पास प्लान नहीं है। क्या डॉक्टर साहब ये वाक़तन इतना सीरियस मामला है जिसके बारे में बात अब करने की ज़रूरत है? क्योंकि हम तो अभी हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड ही लेते आए हैं, और यहाँ पे भी ऐसा ही लग रहा है कि इसको भी फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, उसमें मेरे ख्याल में हमें इस जुमले से बाहर निकलना होगा जी, हमारी किस्मत में ऐसा है। अल्लाह ताला ने कहीं भी कुरान पाक के अंदर ये नहीं लिखा कि आपकी किस्मत में ऐसा है। अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान जो है अपनी किस्मत का मालिक खुद है, हमें एफर्ट करने चाहिए। अल्लाह ताला कहते हैं कि आप कोशिश करो, मैं आपके साथ हूँ, मेहनती आदमी जो है मैं उसका दोस्त हूँ। बिल्कुल अब सही है। मसला ये है कि देखें,
मैं तो ये समझता हूँ कि ये अब इशू इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, हमें प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी सतह तक जो इन्वायरमेंट है, एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, इसको हमें निसाब का हिस्सा बनाना चाहिए। जी। मैं ये समझता हूँ कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर इन्वायरमेंट रिसर्च के सेंटर्स होने चाहिए, जहाँ हम्म। सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट के ऊपर रिसर्च हो। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का, एनर्जी एफिशिएंसी का एक सेंटर होना चाहिए, जहाँ सिर्फ और सिर्फ एनर्जी सोर्सेज जो है उनका इस्तेमाल कैसे करना है, एनर्जी को हमने जनरेट कैसे करना है, उसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर हार्डली कोई 1 या 2 यूनिवर्सिटी होंगी जहाँ पे एनर्जी का या एनवायरमेंट का सेंटर होगा। उसके अलावा बाकी सारी यूनिवर्सिटी तो वो एमबीए प्रोड्यूस कर रही है, पैसे इकट्ठे करने में लगी हुई है, चाहे वो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। डॉक्टर साहब, अब लास्टली मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से भी बात हो जाए कि जो नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आप क्या समझते हैं कि क्या कुछ डिलीवर कर सकते हैं? एक बड़ी अच्छी रेपुटेशन रही है और वो इस हवाले से कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है, और जो शायद ज़रूरत भी है, लोग तो शायद अभी इसको अब दूसरे तरीके से देखते हैं, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक बहुत ही अहम चीज़ है जिसकी वजह से इकॉनमी आपकी जो है वो चलती है, या आप समझ लें कि जो साइकिल है ये आपकी इकॉनमी का ये चलता रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक हेल्थी और एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो। डॉक्टर साहब, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी इस गवर्नमेंट से? देखिए जी, बात ये यासर भाई, वो जो बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, मोटरवेज की बात हो रही है, तो वो मुस्लिम लीग नून जो थी उसने अपने दौर में किया था। अब जी। क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत है, तो हम्म। ये 15 से 20 दिनों में आपको पता चल जाएगा। आज से ही मेरी बात नोट कर लें, उससे जी। आपको ये समझ आ जाए कि आया कि ये गवर्नमेंट वाकई महंगाई भी कंट्रोल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, और गवर्नमेंट जो है ये आगे चलेगी भी कि नहीं चलेगी, और गवर्नमेंट जो है जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने शुरू किए हैं, जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, या उसकी सेहत के शोबे की बात करें, ये चीजें इनकी प्रायोरिटी पे हैं। ये आने वाले 15 से 20 दिन आपको तय कर देंगे, ये बता देंगे आप। बिल्कुल ठीक है, तो इसमें डिटर्मिन हो जाएगा कि आने वाले वक्त में डायरेक्शन हमारी क्या हो सकती है और कोई पॉलिसी हमारे सामने आएगी। और ख़्याल ये है कि इस वक्त इन्फ्लेशन ही सबसे बड़ा चैलेंज है जिसको जो है वो कंट्रोल उन्होंने करना है। ठीक है जी। अच्छा, ये अच्छा एक पॉइंट है कि ये इससे पहले जितनी भी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी उसमें डार साहब जो है वो एक जो आपके फाइनेंस है उसको देखते थे, केटर करते थे। अब ये औरंगजेब साहब जो हैं इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। आपके ख्याल में कैसे डिलीवर कर सकेंगे, क्योंकि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, यानी कि एक बड़ी इंस्टीट्यूशन के साथ आपकी एसोसिएशन रही है। क्या एक्सपेक्टेशन है डॉक्टर साहब? मैं चाहूँगा ज़रा इस पर भी कमेंट कर दें। जी, उसमें ये है कि जो डार साहब को अब वजीर नहीं रखा गया, वजीर खजाना नहीं बनाया गया, पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल इशू पर मैं बात नहीं करना चाहता। बिल्कुल लेकिन ठीक है। जहाँ औरंगजेब साहब की बात है, तो एचपीएल के वो सीईओ थे, तो उन्होंने उस एचपीएल को बहुत अच्छे तरीके से कह लें कि उसको जो परफॉर्मेंस थी उसको इंक्रीज किया। और लेकिन बात यह है कि बैंक चलाना और मुल्क चलाना दो डिफरेंट चीजें हैं। बहुत खूब, बहुत तो खूब, जहां बिल्कुल तक ऐसा ही। मैं वो चीजें देख रहा हूँ, ये तो प्रोग्राम जो है आईएमएफ का है, और उन्होंने आते ही ये कहा है जी, सबसे पहले वो हल्फ उठाने के बाद पहला बयान उनका यही आया कि हमें आईएमएफ के पास जाना जी। होगा। मुझे बताइए, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, और अगर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने यही बात करनी है अपनी कुर्सी पर बैठ के, तो फिर मेरे ख्याल में मैं तो थोड़ा सा मायूस ही हुआ उनका ये बयान सुन के। हाँ, मुझे वो कोई इस तरह के बयान देते लो जी, ये हमारे पास मसाइल हैं, जी। और इन मसाइल को हल करने के लिए हमारे पास ये एजेंडा है, बिल्कुल तो ठीक फिर है। मैं कुछ एक्सपेक्ट कर सकता था कि ये बहुत खूब। डिलीवर करेंगे। लेकिन बिल्कुल। वही बात आपसे मैंने कहा ना, ये आने वाले 15-20 दिन है, उसमें बिल्कुल आपको ठीक सारा है। कुछ, सारी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, well, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू रहे। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज हमारे साथ लाइन पे थे और बात कर रहे थे मुल्क की इस वक्त इकनॉमिक सिचुएशन के हवाले से, एक्सपेक्टेशंस के हवाले से। और ये लास्ट में जो पॉइंट था ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि आने वाले 10 या 15 दिन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें डिटर्मिन हो जाएगा कि आपकी डायरेक्शन क्या है। और वो जो माजी में एक रेपुटेशन है इस गवर्नमेंट की, दो कि ये एक एलाइड गवर्नमेंट है, इसमें यकीनन डिलीवर करना इतना आसान नहीं होता, ख़ास तौर पे जो आपको चैलेंजेस हैं, जिसमें ये जो जितनी भी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़ हैं इनको प्राइवेटाइज़ करना, और उसके बाद फिर आपकी इकनॉमिक जो डायरेक्शन है उसको सेट करना, लाइबिलिटीज़ क्योंकि इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं उसको कम करने के लिए पॉलिसीज़ बनानी होगी। इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है, तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं। देखते हैं किस तरह एड्रेस किया जाता है और ये आने वाला वक्त जो है वो बताएगा यकीनन। इसके साथ और दीगर मामलात हैं, और ख़ास तौर पे जैसे प्रोग्राम की इब्तदाइया में मैंने तस्करा किया माह मुबारक के हवाले से और महंगाई के हवाले से, तो बहरहाल ये एक मिनहसुल कौम ज़िम्मेदारी सब के ऊपर आयद होती है कि इसको कम करने में अपना किरदार अदा करें। एक तरफ तो वो जो ख़रीदार है अब वो इन तमाम मामलात को तर्क करेगा, अगर ख़रीदारी रोकेगा तो यकीनन उसका इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा। इसकी बार बार तरगीब दी जा रही है
कोशिश करके अपने हिस्से का काम कीजिए और उसके बाद देखिए कि चीज़ें कैसे बेहतरी की तरफ जो है बतदरीज गामज़न होती हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। ब्रेक की तरफ जाना और ब्रेक के बाद फिर दूसरा सेगमेंट है वो जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।